Modern science is plagiarism of the Vedas. जी. All scientific concepts are word to word in the Vedas. Big Bang is revealed in the Rigved verse 10:129 in the Nasrida Sukta. जो शिवाजी महाराज के जो गुरु है उन्होंने दासबोध नाम की किताब लिखी. ओके. उसमें भी उन्होंने बिग बैंग को वर्ड टू वर्ड रिवील किया है कि जो भी वेदों के अंदर नहीं है वो पूर्ण रूप से कल्पित है. E=mc² है. वो अथर्ववेद के एक वर्स के अंदर बताया गया है. क्या आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया? कहा जाता है, पर सच नहीं है. कंटेम्पररी सोर्सेज वही है जो उन्होंने खुद लिखा है. जितने भी बुक्स उन्होंने लिखी है इधर भी उन्होंने ये सेंटेंस नहीं लिखा है कि आई हैव डिस्कवर्ड जीरो. वेद के अंदर जीरो मेंशन्ड है हजारों वर्सेस में. जीरो इज द डिस्कवरी ऑफ वेद, बट द वेस्ट डिड नॉट वांट टू गिव द क्रेडिट टू वेद, सो उन्होंने आर्यभट्ट को दे दिया. Modern science is plagiarism of the Vedas. Yes. No. So Ivan, it is actually good to see such kind of book on Sanatan Dharma, Thank you. the Sanatan Dharma true source of all science. Thank you. So आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि साइंस जो कुछ भी है वो सनातन धर्म से निकलता है. It's actually far more detailed जो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं एक्चुअली. बिफोर वी स्टार्ट विद द बुक, मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि मुझे पता चला है कि आपने एक पेटेंट फाइल किया है नियर जी. अर्थ ऑब्जेक्ट पर जी 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 एट द एज ऑफ 13. जी. इस पेटेंट में जो आपने मेथड फाइंड किया है वो जो मीटियर्स और एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ को अप्रोच हो रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट. एंड नासा ने सिमिलर चीज़ को स्टडी करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए और आपका जो मेथड है आई गेस वो फ्री है. क्योंकि नासा जो मेथड यूज़ कर रहा है उसमें वो परफेक्ट है, लेकिन उनको खाली 2 प्रॉब्लम्स हो रही है और वो 2 प्रॉब्लम्स का एक्चुअल में एक सिंपल सोल्यूशन था जो उनको क्रैक नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. सो वो 2 सोल्यूशंस मैंने उनको दिए हैं, तो अभी उसके ऊपर पेटेंट जारी है. सो आई गॉट द ग्लोबल सर्च क्लियरेंस, ओके. meaning that no one so far has thought of this. So the experimentation is going on, and then the final patent will come Cool. after the experimentation is done. And once you get the final patent certificate, you would be the youngest scientist in the world for the subject. Yeah, for near Earth objects, astronomy, all of that. Wow. So I expect the certificate to reach you soon. Yeah. And it is really glad to be with the youngest scientist of the world. Of course, it's Thank you, thank an you. honor for me too. Thank you. And as far as this book is concerned, the Sanatan Dharma true source of all science. Yes. ये बुक जो लॉन्च हुई है वो अयोध्या राम मंदिर में लॉन्च हुई है. राम लल्ला के चरण में जाने वाली ये पहली प्रसाद रूपी किताब है. जी. और so far अभी एक ही किताब गई है. एक ही किताब गई है. सो ये आपके अंदर इसका इंस्पिरेशन कैसे आया? बिकॉज आप नास्तिक हुआ करते थे जहाँ तक वो तो बहुत लंबी कहानी है. जी. तो एक नास्तिक turning into an Astic, जी. writing a book on Sanatan Dharma. So this is really strange for me. So can you please enlighten me like exactly what happened and किस तरह से आपने अपनी लाइफ को इस तरह से मोल्ड किया? So to understand why I got inspired for this book, आपको पहले वो क्लेम जो आपने पढ़ी ली है, जी. मॉडर्न साइंस इज प्लेजरिज्म ऑफ द वेदास. जी. सो वो क्लेम ही खुद में इंस्पायरिंग था टू राइट द बुक. क्योंकि जब मैं अपने पेटेंट पे रिसर्च कर रहा था, सो मेरे को एस्ट्रॉइड्स पे सर्च करना था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा प्लैनेट्स और स्टार्स के ऊपर भी स्टडी किया. इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट्स. Okay. सो आई स्टडीड ऑन प्लैनेट्स एंड स्टार्स. और वहाँ पे मैंने देखा कि गैलीलियो ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए. इनिशियली ऐसा मुझे लगा था. अच्छा. हाँ, कि गैलीलियो ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए इन द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड, जिसमें मैं पेटेंट हासिल कर रहा हूँ. एंड आई विल बी द यंगेस्ट इन दैट फील्ड. Okay. उसका बिगिनिंग गैलीलियो ने किया था, अच्छा. ऐसा मुझे लगा. बट देन जब मैंने देखा कि जितने भी डिस्कवरीज गैलीलियो ने किए हैं वो ऑल ऑफ देम आर कवर्ड इन 5 वर्सेस ऑफ द ऋग्वेद. Okay. All of his discoveries are covered in 5 to 10 verses of the Rigved, at max 5 to 10 verses. And so मैंने देखा कि ये पॉसिबल कैसे, कि कौन ये व्यक्ति था जो गैलीलियो से 6000 ईयर्स पहले कम से कम वो चीज़ें लिख दिया जो गैलीलियो बाद में लिखेगा. वो क्वेश्चन वाली बात है. अगर जेन्युइन नॉन बायस्ड साइंटिफिक माइंड है, सो ये क्वेश्चन किए कौन था जिसने लिखा. Of course. सो देन मैंने और देखा, तो मैंने बोला कि अभी न्यूटन ने जो जितने भी डिस्कवरीज किए हैं वो भी सारे वर्ड टू वर्ड वेदों के अंदर है ना. सो न्यूटन ने वो डिस्कवरी नहीं की क्योंकि वो वेद के अंदर है. Okay. So आप कह रहे हैं कि न्यूटन की जितनी भी डिस्कवरीज है वो सारी चीजें वेदों में लिखी हुई है पहले से. जी. फिर जो डिस्कवरीज आइंस्टाइन ने की है वो भी सारे वेद के अंदर है. हमने जैसे E=mc² है, वो अथर्ववेद के एक वर्स के अंदर बताया गया है कि एनर्जी एंड मैटर आर इंटरचेंजेबल, और उन दोनों के बीच में एक पीली पिला है. Okay. और जो पीली पिला है वो आज तक मॉडर्न साइंस समझ नहीं पाया क्या है. तो ये मैंने अपने ये बुक के अंदर थोड़ा मेंशन किया है. Okay. और बाकी का मेरे सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक में आएगा. अच्छा. हाँ. तो आप इस सेकंड पार्ट भी निकाल रहे हैं इस बुक का? जी. वो इंटरेस्टिंग. तो वैसे आइंस्टाइन भी पूरा कवर हो गए.
तो आइंस्टाइन कवर हो गए, न्यूटन कवर हो गए, गैलीलियो कवर हो गए। तो फिर मैंने सोचा और कौन से साइंटिस्ट है। तो ऐसा करते करते मैंने सारे साइंटिस्ट जो है, डेमोक्रेटस हो गया, आर्किमिडीज हो गए, है ना, ये सारे जो लोग हैं, सब मैंने देखा सबके सारे डिस्कवरी पहले से वेद के अंदर है। देयर एंटायर लाइफ वर्क ओके इज इन द वेदास। सो देन आई थॉट दैट एवरी सिंगल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बाय एक्सटेंशन, अगर सारे साइंटिस्ट है, साइंस क्या है, जो साइंटिस्ट ने बताया वही, और जो साइंटिस्ट ने बताया वो वेद के अंदर है ना। तो ऑल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आर वर्ड टू वर्ड इन द वेदास। फिर मैंने देखा कैसे इसके ऊपर कोई बुक ही नहीं है। सब लोग बोल रहे सनातन धर्म साइंस कनेक्टेड, एवरीबडी सेइंग सनातन धर्म एंड साइंस आर कनेक्टेड। दे आर सेइंग दैट फॉर एग्जांपल शिवजी ने अपना वो क्या बोलते हैं डमरू मूव किया, सो फिर देयर वाज अ साउंड एमिटेड, एंड देन वो बोल रहे कि साउंड ऑफ ओम इज समथिंग दैट केम इन द बिगिनिंग ऑफ बिग बैंग, बट दे आर नॉट सेइंग दैट बिग बैंग इज आल्सो इन द वेदास, ओ है ना। बिग बैंग इज रिवील्ड इन द ऋग्वेद वर्स 10:129 इन द नासिर सूक्त। और जो शिवाजी महाराज के जो गुरु है उन्होंने दासबोध नाम की किताब लिखी, ओके उसमें भी उन्होंने बिग बैंग को वर्ड टू वर्ड रिवील किया है, शिवाजी महाराज के गुरु ने। ओके सो पीपल आर जस्ट टॉकिंग के ओम जब आया तो वो बिग बैंग के स्टार्टिंग में ओम आवाज आई, दे आर स्टॉप टॉकिंग दैट, सो दे आर सेइंग सनातन धर्म एंड साइंस आर कनेक्टेड एंड वी कैन एक्सप्लोर मोर। आई एम सेइंग एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, मैटर क्लोज हो गया। एवरी सिंगल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इज वर्ड टू वर्ड रिवील इन द वेदास। और ऐसा आप कोई डिस्कवरी कर ही नहीं पाओगे जो वेदों के अंदर नहीं है। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड समथिंग विच इज नॉट इन द वेदास। माय गॉड दयानंद सरस्वती ने बोला कि जो भी वेदों के अंदर नहीं है वो पूर्ण रूप से कल्पित है। ओ हाँ, अब इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर सच है, तो वेद के अंदर पहले से ही है, मिल भी गया। ओके हाँ, और आप अगर किसी ने भी मेरी बात को ध्यान से सुना तो वो सोचेंगे कि मेरा पेटेंट फिर कैसे एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई मेड अ डिस्कवरी इन साइंस, बिकॉज आई सेड साइंस में डिस्कवरी पॉसिबल नहीं, सब पहले से वेद के अंदर है। करेक्ट जो आप बोले साइंटिस्ट ने किया, मैं आपको बोल दूंगा इस वर्ष के अंदर है, तो मैंने कैसे पेटेंट किया? मतलब आइंस्टाइन ने कुछ किया नहीं, मैंने कैसे किया, है ना, वो क्वेश्चन आएगा। यस उसका रीजन सिंपल है। आज जो टेलीस्कोप्स है जिससे हम लोग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मैं थोड़े हद तक आपको इशू समझाता हूँ। इफ द एस्ट्रॉइड इज वेरी स्मॉल और इट इज मूविंग वेरी फास्ट, ओके वी कांट डिटेक्ट इट, है ना, इज स्मॉल, आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके and that's just because of the accuracy of the telescope. It's not that we are lacking some invention in particular some device, it's that we are lacking the accuracy of the device, ओके and I have fixed the accuracy issue अच्छा through another device which already exists, ओ ओके है ना। और वो जो जैसे अभी उनका टेलीस्कोप्स, आज के जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स है वो वीक है, इसलिए वो देख नहीं पा रहे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो वेद के अंदर जो नालिका यंत्र की बात की है ना, जो महर्षि भृगु ने पूरा डिस्क्राइब किया कि नालिका यंत्र बनता है कैसे और स्पेस में देखते कैसे थ्रू नालिका यंत्र, वो नालिका यंत्र इज दैट केपेबल कि मेरे पेटेंट की जरूरत ही नहीं, माय गॉड है ना। इट हैज एक्यूरेसी ऑल्सो, बिकॉज नालिका यंत्र बताया गया है इट हैज द एक्यूरेसी ऑफ इंद्र हैज एक्यूरेसी, सो इट डजंट रिक्वायर माय पेटेंट। ओके सो इन शॉर्ट आपको पूरा समझ में आ गया जो स्टोरी ऑफ माय बुक। सो आप जो बोल रहे हैं कि इतना माइंड ब्लोइंग आइडिया अगर मेरे माइंड में आता है, क्योंकि इट्स अ बिग क्लेम, whether true or not also, even if it was not true, it's a very big claim, so the inspiration is big to write this book. सो आप जो बोल रहे हैं कि आपने इसमें आइंस्टाइन को कवर किया, आपने गैलीलियो को कवर किया, तो न्यूटन को भी किया, न्यूटन को और काफी सारे साइंटिस्ट को आपने कवर किया, तो मैं शायद ये बोल सकता हूँ कि आपने इनको कवर नहीं किया, आपने इनको अनकवर किया है। अनकवर किया, हाँ बराबर, बाकी लोगों ने कवर किया, मैंने अनकवर, आपने अनकवर किया जी। सो इस बुक के बारे में आपने जो क्लेम किया है, और आपने ये भी लिखा है कि अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अगर इसको झुटला सके या बता सके कोई डिस्कवरी है हाँ जो वेदों में नहीं है, उन्होंने कॉपी नहीं की, उनकी खुद की है, तो आप ये क्लेम वापस लेने को तैयार है? बिल्कुल, आज तक मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया, 6 months हो चुके। सो मॉडर्न साइंस प्लेजरिज्म ऑफ वेदास, आप जब ऐसा बोलते हैं तो सबसे पहली शुरुआत इसकी कहाँ से हो सकती है आपके हिसाब से? एज पर द डेटा द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिगैन इन मेसोपोटामिया। तो वहाँ पे एज पर द डेटा वो बोलते हैं कि वेस्ट क्लेम करता है कि मेसोपोटामिया की भूमि पे, जो आज का मॉडर्न डे इराक है, मेसोपोटामिया की भूमि में उन्होंने व्हील इन्वेंशन किया, आविष्कार ऑफ व्हील। और वो बोलते कि जो व्हील है इट इज़ द फर्स्ट आविष्कार ऑफ मैनकाइंड, और वो इंडिया में नहीं हुआ, मेसोपोटामिया में हुआ 6000 ईयर्स हो गए, ऐसा वो क्लेम करते हैं। मतलब उनके हिसाब से महाभारत के 1000 ईयर्स पहले। लेकिन अगर आप देखोगे तो वेद, अगर मैंने बोला एटलीस्ट 6000 ईयर्स पुराने, अभी आपको वेद का टाइमलाइन समझना पड़ेगा, क्योंकि वेद के अंदर व्हील्स है,
ओके तो पहले मैं आपको 2 चीज़ें करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि व्हील्स जो है वो वेद में है, वेस्ट ने डिस्कवर नहीं किया है, वो उन्होंने प्लेजराइज किया है ऑन देयर ओन नेम। ओके और फिर मैं आपको सेकंड बोलूँगा कि व्हील्स वाज देयर फर्स्ट प्लेजरिज्म। ओह तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट Once I prove wheel is a plagiarism, your question is solved. That is, it is the first plagiarism. राइट Right. Where Western civilization began, their plagiarism began. वेद के अंदर व्हील्स है, बराबर 3 चक्र रथ है उसके अंदर। 3 चक्र मतलब जो व्हील है, मतलब 3 व्हील का एक रथ है उनके पास। फिर अलग अलग रथों की बात की गई है। जैसे हंड्रेड्स ऑफ वर्स है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्सेस है ऑन व्हील्स। ठीक है, अभी आप वेद देखेंगे तो वेद इज एटलीस्ट 6000 years old. राइट सो नाउ यू विल अज्यूम दैट मेसोपोटामिया का टाइमलाइन और वेद का टाइमलाइन दोनों सेम है। बट ऐसी बात है कि इट इज़ एटलीस्ट 6000 years old. दैट इज़ व्हेन द सरस्वती रिवर ड्राइड आउट। पर वेद के अंदर सरस्वती रिवर मेंशन किया गया है और उन्होंने लिखा है कि सरस्वती रिवर इज यंग इन इट्स प्राइम। और आप रिवर का टाइम स्पैन देखेंगे तो उसका यंग से ओल्ड होने को कम से कम 12 से 20 हज़ार साल लगते और ड्राई आउट होने को और 2-3 हज़ार साल। तो इसका मतलब ये जो ड्राई आउट हो 6000 years, उसके 20,000 साल पहले वो यंग था जब वेद लिखा जा रहा था। यस तो वेदास आर 26,000 years old। और एक हमको कल्प विग्रह करके आइडल मिलता है जो मैंने बुक में लिखा है। दैट आइडल इज 28,000 years old अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग। कल्प विग्रह आइडल शिव जी का आइडल है एंड शिव जी जो है वेद के भगवान है ना। सो बाय डिफॉल्ट अभी वेद थे तब जाके शिव जी थे। अफ्रीका के अंदर हमको 35,000 year पुराना शिवलिंग मिलता है ना। तो मतलब उतना पुराना वेद है ना। और वेद के अंदर रथ क्या बोलते हैं, चक्र है, 3 चक्र रथ, वो सारी चीज़ें है। तो व्हील्स है, तो मतलब मेसोपोटामिया में व्हील्स नहीं आए, अब व्हील्स आए वेदों के अंदर। सो दैट वाज द फर्स्ट प्लेजरिज्म एंड इट इज ऑलरेडी इन द वेदास, सो इट्स अ प्लेजरिज्म दैट्स प्रूवन। सो सिंस thousands of years वेदों से सारी चीज़ें कॉपी की जा रही हैं जी। और हमको ये बताया जा रहा है कि ये आविष्कार उनका है। और उनके जो ग्रीक गॉड्स है, रोमन गॉड्स है, वो भी वेद के कॉपी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोमन गॉड देखेंगे, रोमन गॉड ऑफ डेथ है ना, रोमन गॉड ऑफ डेथ। यानी कि यमराज। हाँ नहीं, पर हमारे गॉड ऑफ डेथ यमराज है। रोमन गॉड ऑफ डेथ जो है वो है प्लूटो। हाँ उनका नाम प्लूटो है यस ना। उनके पास 2 डॉग्स है और यमराज के पास भी 2 डॉग्स है। फिर उनके पास एक बुल है प्लूटो के पास, यमराज के पास भी बुल है। सो ऐसे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो यमराज के हैं सेम टू सेम प्लूटो के हैं। सो इट्स अ कॉपी। फिर आप देखोगे तो जो भगवान को अलेक्जेंडर मानते थे, जूस, अलेक्जेंडर के बारे में हम फ्यूचर में पॉडकास्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा ओके है ना। तो अलेक्जेंडर मानते थे जूस को है ना। जूस जो है, जूस के सारे फीचर्स, जूस के पास एक वज्र है, इंद्र के पास भी वज्र है यस है ना। जूस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंद्र से कॉपी है। फिर हरक्यूलिस जो भगवान है उनके पास लायन का क्लोक है और जो शिवजी का कॉपी है, जो शिवजी के पास जो टाइगर का क्लोक है, तो उन्होंने वो भी भगवान कॉपी है। तो ऐसे जितने भी ग्रीक गॉड्स है, रोमन गॉड्स है, वो सारे वेद के गॉड से एक कॉपी है। तो उन्होंने अपने भगवानों को भी कॉपी किया। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो ग्रीक गॉड्स हमारे भगवानों की कॉपी है, जी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे भगवान उनसे कॉपी किए गए हो? देखो, अगर आप ग्रीक गॉड्स की बात करें तो वो ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर होंगे। और ग्रीक सिविलाइजेशन शुरू कब हुआ? 1600 BCE में। और सुश्रुत जी आप जानते ही होंगे, उनके बारे में भी मैंने बुक में लिखा है। आपने सुश्रुत जी के बारे में भी बुक में लिखा है, राइट? जी, वो उसी पीरियड के हैं। ओके। सो मतलब अगर सुश्रुत जी 1600 BCE के है अराउंड, तो वेद उससे भी हज़ारों साल पुराने हैं। और अगर वेद उससे हज़ारों साल पुराने हैं तो जो भगवान का मेंशन है जो वेद के अंदर है, इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्डर देन द ग्रीक सिविलाइजेशन। और हमको मालूम है हिस्टोरिकली कि भारत में और जो लैंड, जो ग्रीक एरिया है, जो लैंड, वहाँ पे ट्रेड तो चलते रहता था। तो ऐसा नहीं कि वो वंचित थे हमारे भगवानों से, गलती से सब सेम हो गए गॉड्स। ये भगवान भी चोरी करते हैं? इसमें आपने जो पहला चैप्टर लिखा है, द ऋग्वेद एंड द सोलर सिस्टम, जी, तो ऋग्वेद सोलर सिस्टम के बारे में भी हमारे मतलब ऋग्वेद के अंदर सोलर सिस्टम के बारे में लिखा है, क्या उसका नाम भी सोलर सिस्टम है? नहीं, उसका नाम तो हम लोग आजकल मतलब सौरमंडल बोला गया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था गैलीलियो का, ऑल ऑफ हिज डिस्कवरीज आर कवर्ड इन 5 वर्सेस, 5 to 10 वर्सेस ऑफ द ऋग्वेद। वो जितने भी वर्सेस है मैंने फर्स्ट चैप्टर में दे दिए। तो मैंने शुरुआत गैलीलियो को अनकवर करके की है। हनुमान चालीसा के अंदर आपने कोई कैलकुलेशंस के बारे में बात की है आपके पुस्तक? जी, वो तो वेल नोन है कि जुग सहस्त्र योजन इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो वो हनुमान चालीसा के अंदर लिखा हुआ है, राइट। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। आप नोटिस कीजिए क्या प्रॉब्लम।
जी आप बताइए। आप गैस कीजिए मैंने क्या क्लेम किया है और हनुमान चालीसा क्या है। मैं आपको यही सोच रहा था क्योंकि हनुमान चालीसा तो काफ़ी देर से आई। बिल्कुल, हनुमान चालीसा वेद का पार्ट नहीं है टेक्निकली, ओके। बिकॉज हाँ मतलब वो हनुमान जी की वो बहुत बड़ी स्तुति है, ये सब है। लेकिन अगर जो आउट ऑफ पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो डोंट बिलीव इन दिस, दे विल से कि हनुमान चालीसा तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद आई, अभी लेटेस्ट आई है 500 ईयर्स पहले अराउंड, राइट। है ना। और वेद अलग है, ये अलग है। तो फिर इसमें जो लिखा है वो वेद में लिखा है ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन वेद के अंदर भी लिखा है युग सहस्त्र योजन, अच्छा। ये भी मैंने चैप्टर के अंदर मेंशन किया है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज रिवील्ड इन द वेदास। हनुमान चालीसा का तो बाद में है। तो देखिए मीडिया में ना, जो मेन स्ट्रीम जो है वेस्टर्न मीडिया या जो हमारी भी मीडिया है, उन्होंने हनुमान चालीसा कवर किया कि हनुमान चालीसा में डिस्टेंस है अर्थ और सन का, पर उन्होंने वेद को कवर नहीं किया। और मैंने इसमें आर्यभट्ट को भी कवर किया सेम रीजन से। अच्छा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया? कहा तो जाता है कि उन्होंने आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। कहा जाता है, पर सच नहीं है। और अगर आप आर्यभट्ट को आप कैसे जानते हैं? आप पुस्तक से जानते हैं ना। बिल्कुल। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उन्होंने क्या क्या किया। उसके अलावा देयर इज नो कंटेम्पररी सोर्स, ऑल ऑफ देयर सेकेंडरी सोर्सेस। कंटेम्पररी सोर्सेस वही है जो उन्होंने खुद लिखा है, और जो खुद लिखा है वहाँ पे जितने भी बुक्स उन्होंने लिखी है, जितने भी वर्ड्स उन्होंने टाइप आउट किए हैं, उसमें से किधर भी उन्होंने ये सेंटेंस नहीं लिखा है कि आई हैव डिस्कवर्ड जीरो। या यू आर राइट, ही हैज नेवर सेड दैट। सो ये किसने उनको ये तारीफ किया उनका, क्या आपने किया? असल में उनसे भी पहले, ठीक है, उनसे भी पहले एक शून्यवाद करके कॉन्सेप्ट था। ओके। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत ऐसा मेडिटेशन में था शून्यवाद, ये उनसे भी पहले है। और वो भी फिर भी वेद का नहीं है। वेद के अंदर जीरो मेंशन्ड है, हजारों बार जीरो मेंशन्ड है, हजारों वर्सेस में जीरो मेंशन्ड है। सो जीरो इज द डिस्कवरी ऑफ वेद, बट द वेस्ट डिड नॉट वांट टू गिव द क्रेडिट टू वेद, सो उन्होंने आर्यभट्ट को दे दिया। सो आपने जब इतनी रिसर्च की, इतनी डिस्कवरी की बुक लिखते वक्त, आपका बैकग्राउंड जो है कम्प्लीटली, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि आप प्योरली एथिस्ट है जी तो वहाँ से आप डायरेक्टली एकदम धार्मिक बन गए, रिलीजियस बन गए। जी जी क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है किसी को समझने में, बिकॉज नॉर्मली एक साइंटिस्ट जो है जी वो रिलीजन में बिलीव नहीं करता, वो इस तरह की लिमिटेशन में बिलीव नहीं करता, और जो रिलीजन में बिलीव करते हैं वो साइंस को ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो हाउ कम यू आर इन बोथ ऑफ द थिंग्स? देखिए, पहले तो उसका एक दो ही पड़ाव है उसके, है ना, 2 स्टेप्स है ओके। फ्रॉम कन्वर्टिंग टू एथिस्ट टू थीस्ट। और वो दोनों स्टेप मैंने कवर कर लिए। जैसे कि पहला स्टेप है ये समझना, अगर आप जेन्युइनली पूर्ण रूप से अगर थीस्ट बनना है तो ये 2 स्टेप हो सकते हैं। एक्चुअली और भी स्टेप्स हो सकते हैं, पर ये 2 स्टेप्स मेरे लिए थे, ओके। जो मेरे लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट तरीका है जाने का, अच्छा। है ना। पहला स्टेप है कि आप समझ जाओ कि मॉडर्न साइंस इज प्लेजरिज्म ऑफ द वेदास। तो उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा जो साइंस था जो आपको रोक रहा था धार्मिक बनने के लिए, वो एक्चुअली में आपकी मदद करता है। एंटायर साइंस इज अ बैकअप फॉर यू के वेदास आर करेक्ट। एवरी वर्स ऑफ द वेदास which talks about every single scientific concept, all are proof के Vedas are correct, because all of this is correct, so by definition Vedas are correct, so that's a very big proof for you. So वो जो तुम्हारा बाधा बन रहा था वो तुम्हारा सोल्यूशन बन गया, it helped you now, राइट। मतलब जो ऑप्टिकल था वो स्टेयर्स बन गया, राइट। तो ये पहला स्टेप हो गया। और ये स्टेप पहले ही कवर हो गया था जब मैं पेटेंट के लिए रिसर्च कर रहा था, तो वो स्टेप कवर हो गया। दूसरा स्टेप वुड जस्ट बी के वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। सो वो गॉड एग्जिस्ट उसका कौन सा बाधा था? ओनली वन थिंग, बिग बैंग थियरी, है ना। बट बिग बैंग थियरी और द एज ऑफ द यूनिवर्स, पर बिग बैंग थियरी जो है वो ऑलरेडी नास्तिक सूक्त के अंदर लिखा हुआ है। बट जैसे स्टार्स फॉर्म होते वैसे ही यूनिवर्स फॉर्म होते, देयर आर इन्फिनिट यूनिवर्सेस, जो वेद के अंदर लिखा है इन्फिनिट यूनिवर्सेस है। तो वैसे ही जैसे स्टार्स फॉर्म होते वैसे फॉर्म होते, तो उनका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है इन दैट वे कि अगर आपने स्टार फॉर्म होते देखा, सो यू वोंट से कि मैंने स्टार फॉर्म होते देखा तो भगवान का अस्तित्व नहीं है। इट हैज नो कनेक्शन, एंड एक्चुअली द फिनोमिनन इनसाइड साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में आता है वो। राइट। तो वैसे बिग बैंग थियरी विज्ञान के क्षेत्र में आता है। विज्ञान का क्षेत्र इस भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी, तो वहाँ पे आपको भगवान दिखाई नहीं देते। टेक्निकली भगवान का काम है, पर भगवान वहाँ पे दिखते नहीं है, ऐसा हाथ नहीं दिखता आपको। सो जो बिग बैंग थियरी में मानते हैं, फैक्ट है वो, जो बिग बैंग थियरी को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ये गॉड नहीं हो सकते क्योंकि बिग बैंग थियरी है, पर वो खुद बोलते हैं इन्फिनिट यूनिवर्सेस है, ऑल ऑफ दिस इज फिनोमेना, है ना। इट्स फोटोसिंथेसिस होता है। सो आप फोटोसिंथेसिस अकर होते देखते, यू डोंट से कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ फिनोमिनन इन द क्षेत्र ऑफ विज्ञान। विज्ञान है समथिंग जो भगवान के हाथों से नहीं होता, भगवान के एनर्जी से होता है। वो हम भगवान को नहीं देख पाते उसमें, पर जो स्पिरिचुअल एक्यूमेंट होता है
जिनमें अध्यात्म होता है, वो देख पाते हैं भगवान को, इवन विद दीज थिंग्स। तो भगवान के हाथों से नहीं होता, भगवान की वजह से होता। भगवान की वजह से होता है। सो हम वहाँ पे भगवान को देख नहीं पाते। तो मुझे लगा कि भगवान दिख नहीं रहे तो है नहीं, पर फिर मुझे मालूम चला वेदों के अंदर पहले से बिग बैंग थियरी है। तो वो लोग मतलब इतने मूर्ख नहीं होंगे कि बिग बैंग थियरी उनको मालूम है, फिर भी वो भगवान में मानते। सो मतलब भगवान एग्जिस्ट करते, दैट्स वन प्रूफ, राइट। और सेकेंडली बात हुई कि इन्फिनिट यूनिवर्सेस थे। सो बिग बैंग इज नॉट द ओरिजिन ऑफ रियलिटी, बिग बैंग इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देयर आर इन्फिनिट यूनिवर्सेस। इस यूनिवर्स से पहले और भी दूसरा यूनिवर्स था, उसका भी बिग बैंग ऑलरेडी हो चुका है। हमारे बिग बैंग के भी हजारों करोड़ों साल पहले वो बिग बैंग भी हो चुका है, ओके, है ना। सो दैट यूनिवर्स ऑल्सो एग्जिस्टेड बिफोर आवर यूनिवर्स, है ना। सो इट्स नॉट द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड रियलिटी, बिग बैंग, इट्स अ फिनोमिनन। एंड यूजिंग फिनोमिनन टू डिनाई गॉड इज एज बैड एज यूजिंग फिनोमिनन टू प्रूव गॉड, है ना। तो मैंने बोला ये फैलेसी हो गया, और एथिज्म फैलेसी अलाउ नहीं करता। एथिज्म में ही फैलेसी है तो एथिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। सो दैट वाज जो दो बाधाएं थी, एक बिग बैंग थियरी और एक साइंस इटसेल्फ, वो दोनों कवर हो गई। और देखिए एक लास्ट चीज़ है, इसके बाद पूर्ण रूप से मैं धार्मिक बन गया। लास्ट चीज़ है कि नथिंगनेस, सी लोग बोलते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, पर नथिंग सडनली डज नॉट एग्जिस्ट। नो थिंग है ना वो, नो थिंग, तो बाय डेफिनेशन उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जिस चीज़ का नथिंग जो है उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो नथिंग से समथिंग कैसे आ सकता है? ट्रू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट वही प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि नथिंग मतलब आप बोलोगे कुछ हाइपर स्पेस था, हाइपर स्पेस से बिग बैंग आया। जो आज तक हमारे पास डेटा है वो बिग बैंग थियरी तक जाता है, इट गोज टिल द बिग बैंग थियरी। उससे पहले हमारे पास डेटा नहीं है। नहीं है, यस। तो हम अगर बिना डेटा के बोलेंगे कि बिग बैंग से पहले हाइपर स्पेस था, हाइपर स्पेस में फ्लक्चुएशन था और एक पॉसिबिलिटी इमर्ज हो गई, तो वो स्पेकुलेशन हो गया। इट्स एज गुड एज अ रिलीजन टू से कि हाइपर स्पेस था, है ना। So there is no proof, there is no data. When you don't have data, you don't have theory. So when you don't have theory, वेद को मानने के अलावा ऑप्शन नहीं। बट इन थियरीज को भी अगर कोई सोचे कि ये थियरीज है वो सही है, तो उस थियरी को प्रूव करने के लिए भी उनको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और आपने ये भी क्लेम किया है अपने बुक में कि मैथ्स जो है वो भी वेदाओं में से लिया गया है। बिल्कुल। सो अल्टीमेटली इनकी कोई थियरी है ही नहीं। I think there is no theory without वेद। इनको ये चोरी करने की थियरी कहाँ से मिली? वो जैसे वो क्या बोलते हैं, छल वाला विषय हो गया। आपने अपने पुस्तक में ये भी बताया है कि जो संस्कृत है जी वो एआई का सोर्स है या फिर गेटवे है, जी। जो आपने लिखा है। सो इसके बारे में क्या एग्जैक्टली आपके पास प्रूफ है? देखिए गेटवे तो है ही, आपने जो सोर्स वर्ड यूज़ किया वो अंतिम सत्य के जो लेयर में सच है कि संस्कृत या फिर वेद इन शॉर्ट इज द ट्रू सोर्स ऑफ ऑल एआई। लेकिन वो मैं अपने अगले बुक में कवर करूँगा, तो तब तक उस बात को मिस्ट्री रखते हैं। लेकिन जो गेटवे का जो विषय है, गेटवे इन द सेंस जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके जो रूल्स बने गए ग्रामर वाले, वही ग्रामर के रूल्स बाइनरी में यूज होते हैं। ओके। एंड बाइनरी खुद में ही वेदों के अंदर लिखा हुआ है, अथर्ववेद के अंदर बाइनरी मेंशन्ड है। और फिर आचार्य पिंगला ने भी बाइनरी का जो कैलकुलेशंस है उसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब। सो इट इज़ 100% पार्ट ऑफ द वेदास एंड संस्कृत। अभी वेद का जो भाषा है वो संस्कृत ही है ना। उनको जो पढ़ाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम, जी, वो भी वेदों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद के अंदर। जी। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर यजुर्वेद में लिखा है तो उस वक्त पाइथागोरस थ्योरम का क्या बेनिफिट उस वक्त होगा उनको आर्किटेक्चर में बेनिफिट था उस बात का। तो ऐसे हुए आर्किटेक्चर में उन्होंने वो थ्योरम यूज किया है, क्या ऐसा भी लिखा है वेदों में? हाँ, एज अ होल मेंशंस है आर्किटेक्चर के वेदों में, और उसमें उन्होंने डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। ऐसे आप देखोगे महाभारत के टाइम में, रामायण के टाइम में जो आर्किटेक्चर बताया गया है मैग्निफिसेंट है। द्वारका भी आप देखेंगे तो द्वारका का जो समर द्वारका हमको मिलती है उसमें आर्किटेक्चर बहुत सारे हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स है कि डेफिनेटली दे न्यू पाइथागोरस थ्योरम टू मेक दोस आर्किटेक्चर्स जो द्वारका हमको आज मिलती है एक्चुअल वाली उसमें भी। और अगर आप आर्किटेक्चर का देखेंगे तो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए थे, और वो ड्रेनेज सिस्टम्स उन्होंने वेदों के आधार पर बनाए थे। वो ड्रेनेज सिस्टम्स जो है आज भी अंडरग्राउंड है, बंद हो चुके हैं। करेक्ट। जब सिविलाइजेशन खत्म हो गई वो अंदर दबे रह गए ड्रेनेज सिस्टम। और मोहनजोदारो का कुछ पार्ट पाकिस्तान में एक्सटेंड करता था। अभी जब पाकिस्तान में फ्लड आई थी 2021 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2021 में फ्लड आई थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के करंट 2021 वाले ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं आए। ये फैक्ट है। 2021 वाले ड्रेनेज सिस्टम पानी को सारा स्टोर नहीं कर पाए, तो जो बाकी का बचा कुचा पानी था वो नीचे और जाता है
जब मोहनजोदारो का जो टूटा हुआ ड्रेनेज सिस्टम है वो वहाँ पे जाता है, और मोहनजोदारो का 5000 ईयर्स पुराना टूटा हुआ ड्रेनेज सिस्टम वो पानी को स्टोर कर लेता है। माय गॉड। सो ये एक सारा ज्ञान वेदों के अंदर है ड्रेनेज सिस्टम का। सो आर्किटेक्चर इज परफेक्ट, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम आर्किटेक्चर इज नॉट पॉसिबल। ऐसे भी हमारे पड़ोसियों को इस चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। जी जी इसमें आपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी बताया है। जी। सो उस क्वांटम फिजिक्स भी कम्प्लीटली कॉपी किया गया। हाँ, मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है बुक के अंदर, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। राइट। सो मैंने उसको बुक के अंदर और डिटेल एक्सप्लेन किया है। हाँ, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे देखिए, माया जो है, द एंटायर फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स इज यूज्ड टू स्टडी माया। माया मतलब क्या, कि वो चीज़ का अस्तित्व असली में नहीं है। ये फिलोसॉफिकल नहीं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से माया लिखा गया है। ओके। है ना, वो चीज़ का एक्चुअल में अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब उस चीज़ पे दृष्टि पड़ती है तो उसका अस्तित्व प्रकट होता है। फॉर इंस्टेंस आप देखोगे जो श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट है, अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, माया का मतलब ही वही है जो श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट है। श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया गया है कि अगर आप कैट को बॉक्स में डालोगे और आप बॉक्स के अंदर बॉम्ब डालोगे, ये एक्सपेरिमेंट आप स्टडी कर सकते हो, और बॉक्स के अंदर बॉम्ब डालोगे और आप बॉक्स को बंद कर दोगे, और फिर आप बाहर से बॉम्ब प्रेस करोगे और ब्लास्ट होगा, लेकिन वो ब्लास्ट वीक होगा, तो देर इज 50% चांस दैट द कैट डाइज ओके। एंड 50% चांस द कैट इज अलाइव। तो जब तक आप बॉक्स को खोलोगे नहीं, तब तक कैट मरी हुई भी है, जिंदा भी है। राइट। जब आप उसको देखोगे तब जाके एक पोजीशन में रियलिटी सेट होगा, है ना। जो पार्टिकल्स के जो साइकिल्स है आपके देखने से चेंज होंगे। और जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप उसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। वो ये श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट को एक तरीके से प्रूव करता है ऑन द थियोरेटिकल बेसिस। सो ये सारी चीज़ें जो है कि पार्टिकल्स चेंज बेस्ड ऑन ह्यूमन दृष्टि, ये सारी चीज़ें जो है वो माया के अंदर आती है। तो एंटायर क्वांटम फिजिक्स इज़ यूज टू स्टडी माया। और जब भगवान धरती पे अवतार होते थे तो वो योग माया का यूज़ करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कृष्ण जी देवकी और वासुदेव के पास आए थे, तो वो 4 हाथ रूप से आए थे। वो पैदा नहीं हुए तो प्रकट हुए थे, 4 हाथ रूप से प्रकट हुए थे। तो देवकी और वासुदेव देख के थोड़ा घबरा गए, तो उन्होंने बोला आप अब नॉर्मल ह्यूमन के रूप में आ जाओ, नॉर्मल बच्चे जैसा, है ना। तो फिर वो 2 हाथ के रूप में आए, है ना। तो वो 2 हाथ के रूप में आए, तो वासुदेव ने बिलीव कर लिया कि ही इज़ माई सन, ही इज़ नॉट गॉड, है ना। सो वो योग माया था। तो जब पार्टिकल्स अपने दृष्टि के हिसाब से चेंज हो रहे, ऑन हिज डिज़ायर, व्हाट ही डिजायर टू सी गॉड, ही सॉ इन दैट फॉर्म। ये फिलोसॉफिकली साइंटिफिक है और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया बुक के अंदर। इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो हमारी डे इन डे आउट एक्टिविटी है जी। और उसके बाद उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपने उस बारे में लिखा है। हाँ, मैंने बुक के अंदर थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की है। जैसे कि नमस्कार हो गया, तभी नमस्कार करते हैं तो एक वन ऑफ द थिंग्स इज कि एक्यूप्रेशर पे टच होता है, ओके। है ना। और वो एक्यूप्रेशर एग्जिस्ट करता है। मॉडर्न साइंस उसको प्रमोट नहीं करता, बिकॉज मॉडर्न साइंस इज स्पेशलिज्म ऑफ द वेदास, राइट। बट इट इज़ रन बाय द वेस्ट, सो इट इज़ ऑल्सो बायस्ड। सो जो वो क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब क्रिएट उसने कुछ किया ही नहीं, आज तक उसने कुछ इन्वेंट नहीं किया, है ना, तो वो इन्वेंट नहीं कर सकता। जो चीज़ें सच है उसको छुपा सकता है, पर सो दे हाइड द फैक्ट दैट इट हैज एक्यूप्रेशर व्हेन यू डू नमस्कार, बट इट इज़ ट्रू। जो हैंडशेक में जो एक्यूप्रेशर नहीं है वो नमस्कार के अंदर है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक थिंग फॉर द वर्ल्ड टू डू नमस्कार। तो ऐसे मैंने और मैंने मान लो चरण स्पर्श की बात की है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज आपके शरीर के अंदर है, चरण स्पर्श से मैं उसको मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को बैलेंस कर सकता हूँ, ओके। चरण स्पर्श के माध्यम से। और ये चीज़ें भी सच है, पूरी तरह से सच है। पर मॉडर्न साइंस जो वेस्ट से रन है, दे कैन नॉट ऐड न्यू थिंग टू डिस्प्रूव दिस, सो दे आर हाइडिंग दिस इटसेल्फ। ओके। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द वर्ल्ड्स वेलफेयर विच वी नीड टू नो। और अगर हम नॉर्मल जो पाथ में जाएंगे, थिंकिंग के फ्यूचर में हम लोग डेवलप होंगे, जैसे इलॉन मस्क ने बोला है कि टेक्नोलॉजी जो है पैदा नहीं होती, बनानी पड़ती है ना। राइट। तो जो वेद के अंदर जो चीज़ें हैं जो छुपाई गई है वो वापस प्रकट नहीं होंगी जब तक हम उसको लाएंगे नहीं। यस। सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड वी हैव टू ब्रिंग देम। सो मैंने इसलिए उसको लिखा। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लिखा है जी। आज मुझे भी ये चीज़ें देखकर, सुनकर, समझकर एक गर्व है कि सनातन धर्म फॉलो करने से एक इंसान की ज़िंदगी में कितना अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। जी। आपने नंबर 9 को सनातन धर्म में एक इम्पोर्टेंट नंबर कहा है, डिवाइन नंबर। जी। ऐसा क्यों? देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल सनातन धर्म में महाभारत उसका एक पार्ट है सनातन धर्म का। तो सनातन धर्म जो एक एक्चुअल फैक्ट है, मिथोलॉजी नहीं है, एक्चुअल में घटित हुआ है, जिसके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे। तो महाभारत जो है वो 18 दिनों तक युद्ध चला। महाभारत के अंदर जो युद्ध है वो 18 दिन तक चला।
फिर 18 मतलब 1 + 8 = 9, और वो कोइंसिडेंटल नहीं है। फिर महाभारत युद्ध के 36 ईयर्स बाद कृष्ण जी की मृत्यु हुई। टेक्निकली भगवान मरते नहीं, पर वो उन्होंने वो लीला की, वो भी योग माया का हिस्सा है। उनका पूरा मृत्यु जो हुआ, उनका पूरा जो अंतिम संस्कार हुआ, जो हमने माया की बात की, उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर उनका जो हार्ट जो अभी मूर्ति के अंदर रखा हुआ है, जो पांडवों ने हाथ दिया था, हार्ट अभी मूर्ति के अंदर रखा हुआ है, वो सारी बातें जो है वो उनका योग माया का हिस्सा है। वो एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज पार्ट ऑफ हिज योग माया, है ना। सो पर वो भी 36 ईयर्स बाद हुआ। 3 + 6 = 9। फिर आप देखेंगे तो आयुर्वेद के अंदर जो बेसिक है, जो आवर बॉडी के 9 एलिमेंट्स है बेसिक, है ना। सो वो भी 9 हो गया नंबर। फिर आप देखोगे तो ऐसे हजारों करोड़ों जगह सनातन धर्म के अंदर 9 नंबर मेंशन्ड है। 9 इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। ये मैंने अपने बुक के अंदर इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। आप अगर निकोला टेस्ला की भी राइटिंग्स देखोगे ना, वो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, निकोला टेस्ला, है ना। उनका एक फोटो भी है निकोला टेस्ला के स्वामी विवेकानंद के साथ जी। वो शिष्य थे, और वो आप स्टडी कर सकते हैं क्या उन्होंने किया स्वामी विवेकानंद के साथ, जो जीवन जो उन्होंने बिताया। पर उन्होंने लिखा है कि 3, 6 और 9 ये जो 3 नंबर है ना, दीज 3 आर द फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, हाँ, साइंटिफिक यूनिवर्स, दीज आर द फाउंडेशन। और जो 9 नंबर है सबसे ज़्यादा महत्व उसका है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ओके, है ना। सो 9 नंबर से पूरा यूनिवर्स चलता है। अगर आप सारा क्वांटम फिजिक्स और सारा जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी है सब जोड़ दोगे तो जो नंबर जो अल्टीमेट जो नंबर निकलेगा आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस 9 निकलेगा। वो आज तक उन्होंने किया नहीं, कभी भी किसी ने किया नहीं है, मतलब वेस्ट के हिसाब से, पर वो जो नंबर निकलेगा वो 9 निकलेगा। तो हमारे वेदों में ये चीज़ बताई गई है कि सारी चीज़ों का एक कैलकुलेशन जो है वो 9 बनाता है, हर चीज़ का 9 बनाता है। इसलिए महाभारत का भी 9 बनाता है और कृष्ण जी का भी 9 बनाता है। ओम का आपने काफ़ी इंपॉर्टेंस बताया अपने किताब में जी। ऐसा खास इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, खास इंपॉर्टेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको 1-2 बताता हूँ। ओके। वन इज दैट ओम इज द ओनली साउंड दैट इज क्रिएटेड विदाउट द स्ट्राइकिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। कोई भी आवाज़ आप क्रिएट करते हैं, इवन जो वोकल कॉर्ड से जो आ रही है, आपके वोकल कॉर्ड्स स्ट्राइक कर रहे तब आवाज़ निकल रही है। ओके, है ना। और कोई भी आवाज़ निकलती स्ट्राइकिंग की वजह से निकलती है, लेकिन ओम ऐसा ही एक आवाज़ है, सिंगुलर आवाज़, जो विदाउट स्ट्राइकिंग निकलती है। और ये वेद के अंदर वर्ड टू वर्ड रिवील्ड है कि ओम इज़ द ओनली साउंड दैट इज़ क्रिएटेड विदाउट द स्ट्राइकिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। एक ही ऑब्जेक्ट से ओम एमिनेट कर सकते हैं। ये एक मात्र साउंड है पूरे ब्रह्मांड के अंदर है जो आज तक डिस्कवर हुआ है। अगर आप बोलते हैं कि ओम ये साउंड है विदाउट स्ट्राइकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स है, अब जब मैं ओम बोल रहा हूँ तो आपने मुझे बताया कि मेरे वोकल्स जब स्ट्राइक करते तब आवाज़ आती है जी। तो अब मेरे मुंह से जब ओम निकल रहा है तो बिकॉज ऑफ स्ट्राइक ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग ऑब्जेक्ट इन माई बॉडी, तो स्पेस में भी तो कुछ होगा जिसके से ओम स्ट्राइक होकर निकल रहा होगा, जैसे मेरे मुंह से ओम निकल रहा है व्हाइल स्ट्राइकिंग विद द कॉर्ड्स। लेकिन मैंने उसके साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं चैप्टर के अंदर कि ऑलरेडी प्रूवन बात है, वेस्ट भी एग्री करते हैं इस बात को कि ओम इज द ओनली साउंड जो विदाउट स्ट्राइकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है। और एज पर योर रिसर्च ये वेस्ट क्लेम करने या फिर वेस्ट के शेयर करने से पहले से हमारे वेदों में ये भी लिखा है? जी जी। और अगर एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब बिग बैंग हुआ था, जो नासिक सूक्त के अंदर लिखा हुआ है कि बिग बैंग हुआ था, है ना, और हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर भी लिखा हुआ है कि बिग बैंग हुआ था, और दासबोध जो शिवाजी महाराज के जो गुरु ने जो लिखा था उसमें भी बिग बैंग डिस्क्राइब्ड है। सो बिग बैंग इज पार्ट ऑफ सनातन धर्म। वो कैसे? क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर डिस्क्राइब्ड है। सो बिग बैंग थियरी आप ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न रीजन में लोगों के सामने लाने से पहले से हमारे वेदों में लिखी हुई है। डेफिनेटली, वो भी वहाँ से डेफिनेटली। और जब बिग बैंग हुआ था जो साउंड निकली थी, द साउंड ऑफ बिग बैंग, इट इज़ ओम इटसेल्फ। और ये आप देखोगे तो अभी 2016 में रिकॉर्ड भी हुआ था, जो कि नासा ने भी रिकॉर्ड किया, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी रिकॉर्ड किया है, जो इंफ्रारेड जो आवाज़ आती है वहाँ से, क्योंकि ट्रैवल्स थ्रू स्पेस, राइट। तो जो आवाज़ हम इंफ्रारेड के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते और बाकी मेथड से रिकॉर्ड करते, उससे जो आवाज़ निकलती है इट रिजेंबल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम। सो इट इज़ ओम इटसेल्फ, खाली थोड़ा लेंदी ओम है वो, मतलब वन वुड से इट्स द परफेक्ट चैंटिंग ऑफ ओम। ओके, बिकॉज इट्स लेंदी ना, सो इट्स द परफेक्ट चैंटिंग ऑफ ओम। और एक उन्होंने आवाज़ रिकॉर्ड की थी 300,000 ईयर्स तक वो ओम चल रहा था। So you mean that Om got completed after 3,000 years? No, it was repeated chanting for 3,000 years. Repeatedly chanting for 3,000 years? Yeah, 300,000 years, sorry. 300,000 years. And it stopped after that? उसका जो लेवल है वो कम हो गया। Okay, and उसका क्या रीज़न हो सकता है?
टाइम, मतलब आवाज़ जो है वो निकलती है, बिग बैंग एक्सप्लोड हुआ, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन, राइट? तो एक्सप्लोड होता है तो स्टार्टिंग में आवाज़ बहुत निकलती है, फिर स्लो डाउन हो जाता है, सो वो रीज़न है। बट ऐसा भी तो कहते हैं कि स्पेस में आवाज़ नहीं आ सकती बिकॉज वहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं है। आवाज़ सुनाई नहीं दे सकते, सुन नहीं सकते, पर आवाज़ एग्जिस्ट करती है। यू कैन नॉट लिसन द वॉइस बट द वॉइस एग्जिस्ट, और वो वॉइस को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन मेथड्स, और वो मेथड से फिर हम वॉइस को हम लोग ऑडियो में कन्वर्ट, जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेके हम लोग ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कन्वर्ट किया तो वो ओम जैसा साउंड करते हैं। तो क्या इसी से कॉपी करके वो पिक्चर भी बनी थी जिसमें एक एलियन बाहर धरती पर आता है? क्या पता उसका मजाक बनाने के लिए क्यों। राम सेतु, जी आपके आखिरी चैप्टर में आपने राम सेतु के बारे में बताया। जी। राम सेतु का रेलेवेंस वेस्ट से कैसे है? मतलब ये तो एक रेलेवेंस जो है हमारी हिस्ट्री है, जी हमारी धरोहर है, पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया की धरोहर है, लेकिन इसको पूरी दुनिया अपनी धरोहर कैसे मानेगी? क्योंकि ये तो हमारे हिस्ट्री और हमारे डिवोशनल, हमारे रिलीजन से रिलेट करता है। देख हाँ, सो व्हाई विल द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस एज इम्पोर्टेंट थिंग? देखिए जब भगवान राम और कृष्ण और सब आए थे तो उन्होंने अवतार लिया था और आए थे, तो तभी वो पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करने आए थे। तो यादा यादा ही धर्म से जो कोट है जो मेरे बुक के फर्स्ट पेज पे, वो पूरी दुनिया के लिए करने के लिए आए थे, ना कि सिर्फ भारतवर्ष के लिए। द एंटायर वर्ल्ड वॉज टू बी मेड स्टेबल बाय देयर कमिंग। जब पूरे दुनिया में अधर्म फैल रहा था तो वो पूरे दुनिया को फिक्स करने के लिए आए थे। फॉर एग्जाम्पल रावण जो है, ये हम फ्यूचर के सारे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। रावण जो है वो 13 युगों से राजा था। ओके, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग होता है, 13 युगों से राजा था। फिर वो उसने इतना क्या बोलते हैं टीरनी फैला दिया था, डिक्टेटरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो लंका का ही राजा था, पर हर जगह वो राक्षस भेजता था अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी में। ओके, तो जहाँ पे किधर भी कोई ऋषि मुनि बैठा है, यज्ञ कर रहा है, तो ये यज्ञ हो नहीं पाता था। या फिर वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है तो जाप पूरा नहीं हो पाता था। सो वो विघ्न डाल रहे थे पूरी दुनिया में। सो इट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ त्रेता युग, एंड सो इसलिए श्री राम को धरती पे अवतार लेना पड़ा रावण को मारने के लिए। तो पूरा दुनिया का इशू था जो श्री राम ने सॉल्व किया। सो बाय डेफिनेशन इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और जो ओल्डेस्ट ब्रिज है पूरी दुनिया का वो राम सेतु है, क्योंकि आज के हिसाब से जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, अकॉर्डिंग टू टुडेज डेटा, जो हमको ओल्डेस्ट ब्रिज मिलता है मैन मेड, क्योंकि वो मैन मेड है, वो प्रूव हो चुका है। तो मैन मेड है वो राम सेतु है। और अगर मैन मेड है तो कौन मैन था जिसने मेड किया, है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट। क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज किसी ने बिल्ड किया ऐसा, मतलब विदाउट एनी रीजन वो पॉसिबल नहीं है ना? सो इट्स अ वेरी बिग हिस्टोरिकल इशू फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट। और जब राम सेतु बिल्ड हुआ है, इट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड एटलीस्ट। उसके बारे में हम अलग पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं, हाउ ओल्ड इट इज, बट इट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड एटलीस्ट। और तभी कोई और ऐसा मतलब कंट्रीज नहीं थे, सिविलाइजेशंस नहीं थे, इजिप्ट हो गया, ये सब नहीं थे, है ना? इट वॉज जस्ट वन ह्यूमैनिटी। सो पूरा एंटायर ह्यूमैनिटी का इशू है वो, राइट। ये जो बुक की अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस आपने इसमें जो डाले हैं, जी एकत्रित किए, आपने काफ़ी रिसर्च किया है, ये बुक, आप बुक के ज़रिए क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? यही दैट फन इज मॉडर्न साइंस इज प्लेजरिज्म ऑफ द वेदास, ये मैसेज है। तो क्लेम मैसेज एक हो गया, और फिर मैसेज ये है कि जो ऐसे विज्ञान इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ सनातन धर्म, वैसे ही हर चीज़ अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द वेदास। मैथमेटिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो मेरा नेक्स्ट बुक है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द वेदास। और जो जैसे दयानंद सरस्वती ने बोला कि जो वेदों में नहीं है वो पूर्ण रूप से कल्पित है ना? तो वो मेरा अल्टीमेट मैसेज है। राइट। दयानंद सरस्वती वो आर्य समाज के फाउंडर भी थे, और कोई कथा बतानी है मुझे प्लीज। ये एक बार उनका और एक फार्मर का एक आर्गुमेंट हुआ था, है ना, कि क्या योग और प्राणायाम से अगर सालों तक किया जाए तो क्या उससे शक्ति प्राप्त हो सकती है? क्या वेदों में जो लिखा है सही है कि शक्ति प्राप्त होती है उससे? बहुत बड़ी से सुपर ह्यूमन पावर्स, है ना, वन वुड थिंक सुपर ह्यूमन पावर्स। सो फार्मर ने बोला कि आपके शरीर में और मेरे शरीर में मुझे कोई अंतर दिख नहीं रहा है ना? सो फिर अल्टीमेटली वो फार्मर जो है उसके पास बैलगाड़ी थी, तो वो बैलगाड़ी पे बैठता है और वो बैल को वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो मतलब स्ट्रिंग पुल करके कि आप आगे बढ़िए। तो वैसे ही जैसे वो इंस्ट्रक्शन देता है तो बैल आवाज़ बहुत निकालती है पर आगे नहीं बढ़ पाती। तो वो फार्मर पीछे देखता है, तो दयानंद सरस्वती ने एक हाथ से पूरे बैलगाड़ी को पकड़ा है। सो ही वॉज द लिविंग प्रूफ। जो इवेंट हुआ था, इट वॉज वन ऑफ द प्रूफ्स दैट जो वेद के अंदर लिखा है कि ये सडन क्या बोलते हैं टेक्निक से शक्तियाँ बढ़ा सकते हैं, वो सच है ना? सो ही इन हिज एंटायर लाइफ
has done nothing but prove the statement of mine. Oh, A statement of his own, which I am now purporting. it's so interesting. विवान, अनडाउटेडली आपने आज जो डिटेल शेयर की है अपने तरफ से, और ये बुक में जो चीज़ें मुझे मिली है, जी, इट इज़ फिनोमिनल. एक खुद चाहता हूँ लोग ये बुक पढ़े और उन्हें पता चले सनातन धर्म और हमारे वेदों का हमारे वास्तविक दुनिया में कितना प्रभाव है. जी. Thank you नाना so प्रभाव उसका ही है. Thank you so much, Lord. Thank you.